फिल्म्स ग्राहम के पास एक ऐसा डार्क सीक्रेट था, कितनी सरकारें इस नैरेटिव की वजह से गई हैं। एलन ड्यूस जो बाद में CIA के डायरेक्टर बने, उन्होंने इसको US के अलग अलग अखबारों के अंदर फैला दिया। मेजॉरिटी ऑफ जर्नलिस्ट डायरेक्ट CIA के पे बना गए। तो अब ये जो आर्मी ऑफ जर्नलिस्ट थी, ये जगरनॉट जो था, ये काम कैसे डरा दिया पूरी दुनिया को और US की पब्लिक को ये बताया गया $100 की पेमेंट हर महीने रिलीज करी जा रही थी। मॉकिंगबर्ड के अंदर क्रैक्स आने शुरू हो गए थे। 1963 में वॉशिंगटन में एक सुसाइड हुई। मरने वाले शख्स का नाम था फिलिक्स ग्राहम। ये कोई आम शख्स नहीं था और ये कोई आम सुसाइड नहीं थी। ये वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर सीनियर पब्लिशर था। फिलिक्स ग्राहम के पास एक ऐसा डार्क सीक्रेट था जो बाहर आने पर पूरे अमेरिकन जर्नलिज्म की नींव तक मिलाने का दम रखता था। आज मैं आपको बताऊंगा ऑपरेशन मॉकिंगबर्ड के बारे में। ये वही ऑपरेशन है जिसने 1947 से लेके आज तक हमारी रियलिटी को शेप किया। न जाने कितने ही नैरेटिव्स हमारे बीच में इसने सेट किए हैं, कितनी सरकारें इस नैरेटिव की वजह से गई है। ये एक ऐसी कहानी है जिसको हर जर्नलिस्ट छुपाना चाहता है, लेकिन देर सवेर सच बाहर आ ही जाता है। हमारी कहानी शुरू होती है 1947 से। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, दुनिया कोल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी थी। US के सीनियर लीडर्स के दिमाग में एक डर था कि स्टालिन अपना कम्युनिज्म पूरी दुनिया में फैला सकता है और इसको रोकने के लिए उनको कुछ चाहिए होगा। और वो ये भी समझ चुके थे कि गोली और बम से ज्यादा खतरनाक चीज होती है नैरेटिव और इंफॉर्मेशन। इसी चीज को दिमाग में रख के 1948 के अंदर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था CIA और इसके अंदर फ्रैंक वाइजनर नाम के शख्स को स्पेशल ऑपरेशंस की कमान सौंपी गई। फ्रैंक वाइजनर को नैरेटिव सेट करना था, मीडिया को कंट्रोल करना था। अब सिंस US के अंदर डेमोक्रेसी थी, इसलिए सीधा मीडिया को सेंसर नहीं करा जा सकता था। वाइजनर अच्छे से जानता था कि US के अंदर मीडिया को सेंसर नहीं करा जा सकता था और अगर मीडिया को वो सेंसर नहीं कर सकता था तो उसके पास एक ही रास्ता था, मीडिया को अपना एलाय बना। इसी सोच के साथ उन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन मॉकिंगबर्ड। वाइजनर का पहला टारगेट था वॉशिंगटन पोस्ट। क्यों? क्योंकि वो वॉशिंगटन के अंदर थी। वॉशिंगटन पूरे अमेरिका की पॉलिटिक्स का नर्व सेंटर था और वॉशिंगटन पोस्ट के सीनियर पब्लिशर थे फिलिप ग्राहम। फिलिप ग्राहम बेहद शार्प थे, इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनके अंदर एक वीकनेस थी, वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे। वो वॉशिंगटन पोस्ट को पूरे US का नंबर 1 न्यूज़पेपर बनाना चाहते थे और यहाँ पे वाइजनर ने उनको एक ऐसा ऑफर दिया जिसको ग्राहम इग्नोर नहीं कर सके। वाइजनर ने उनको बोला, मैं आपको ऐसे कॉरेस्पॉन्डेंट दूंगा जो पूरी दुनिया की स्टोरी आप तक भेजेंगे, उनकी सैलरी CIA पे करेगी, लेकिन आपको इसके बदले में वो स्टोरी पहले हमें शेयर करनी पड़ेगी। हम उस स्टोरी के अंदर कुछ एडिट करेंगे और वो स्टोरी हम आपको वापस देंगे और वो आपको पब्लिश करनी पड़ेगी। ग्राहम को ये विन विन सिचुएशन लग रही थी। उसको अपने सपने सदाब होते हुए नजर आते। उसने इस चीज के लिए हाँ कर दी, लेकिन ये उस ऑपरेशन की सिर्फ शुरुआत थी। एलन ड्यूस जो बाद में CIA के डायरेक्टर बने, उन्होंने इसको US के अलग अलग अखबारों के अंदर फैला दिया और धीरे धीरे देखते देखते मेजॉरिटी ऑफ जर्नलिस्ट डायरेक्ट CIA के पे बना गए थे। हर जगह सेम स्ट्रेटेजी की पीपल को हायर करो, पैसे ऑफर करो और अपना नैरेटिव सेट करो। अब ये जो आर्मी ऑफ जर्नलिस्ट थी, ये जगरनॉट जो था, ये काम कैसे कर रहा था? ग्वाटेमाला के अंदर डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे जेकब अर्बांस। जेकब अर्बांस ने एक अमेरिकन कंपनी के एसेट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। इस स्टेप के बाद CIA ने जेकब की प्रेसिडेंशियलशिप को उखाड़ फेंकने की प्लानिंग शुरू कर दी। लेकिन US की पब्लिक को क्या बताएंगे कि हम एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंशियलशिप को उखाड़ रहे हैं? यहाँ पे ऑपरेशन मॉकिंगबर्ड के अंदर US के जर्नलिस्ट ने नैरेटिव सेट करना शुरू किया। पूरी दुनिया को और US की पब्लिक को ये बताया गया जेकब कम्युनिज्म के लिए स्टैंड करते हैं, स्टालिन का कम्युनिज्म पूरी दुनिया में फैल जाएगा और CIA ने ऑपरेशन करके उनकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया। सेम यही चीज हमें ईरान में देखने को मिली। ईरान में मोसादेक ईरान के प्राइम मिनिस्टर थे और कम्युनिज्म से बेहद नफरत करते थे, लेकिन CIA ने, मॉकिंगबर्ड ने ये नैरेटिव सेट किया कि मोसादेक कम्युनिस्ट हैं और ईरान में उनकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया। कार्ल बस्टिन ने बाद में रिलीज किया कि CIA के पेरोल के ऊपर 400 से ज्यादा जर्नलिस्ट फुल टाइम काम कर रहे थे। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की पेमेंट हर महीने रिलीज करी जा रही थी। लेकिन 1960 के आते आते तक अमेरिकन सोसाइटी काफी हद तक बदलने लगी थी। जो यंग जनरेशन आ रही थी वो सवाल पूछना शुरू करने लगी थी और इसके साथ शुरू हो चुकी थी वियतनाम वॉर। वियतनाम वॉर में मॉकिंगबर्ड ने अपना काम करना शुरू किया और अमेरिकन पब्लिक को यह बताया कि अमेरिका वियतनाम वॉर में लगातार जीत रहा है। लेकिन जब अमेरिकन सोल्जर्स की बॉडी US में पहुंचने लगी तो लोगों का शक इसके ऊपर गहरा गया। लोगों ने सोचा, क्या हमारी सरकार, हमारे चैनल्स हमारे साथ सच बोल भी रहे हैं या नहीं बोल रहे? और यहाँ पे कुछ ऑनेस्ट जर्नलिस्ट ने वियतनाम में ग्राउंड पे जाके सिचुएशन को डायरेक्ट लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया। इसके बाद लोगों ने पूछा कि गवर्नमेंट का नैरेटिव, हमारे लिए चैनल्स है, उनका नैरेटिव इन जर्नलिस्ट के साथ मैच करेगा। और यहाँ पे मॉकिंगबर्ड के अंदर क्रैक्स आने शुरू हो गए थे। 1967 के अंदर रैम्पार्ट मैगजीन ने एक आर्टिकल छापा। इस आर्टिकल में रैम्पार्ट मैगजीन ने बोला कि स्टूडेंट नेशनल एसोसिएशन को CIA ने फंड किया। ये पहला मेजर एक्सपोज था
CIA के केस ने। लोगों ने सोचा अगर CIA एक इंडिपेंडेंट बॉडी को फंड कर सकती है तो और CIA क्या फंड करेगी। पब्लिक का भरोसा मीडिया के ऊपर हिलने लगा था। पेंटागन पेपर्स लीक ने किस चीज को एक्सपोज कर दिया पूरे अमेरिकन पब्लिक के सामने। फिलिप ग्राहम अपनी नजरों से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। उनको ये सेल्फ गिल्टी हुई कि उन्होंने अमेरिकन पब्लिक के साथ धोखा किया है और इसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए और बाद में उन्होंने सुसाइड कर ली। आयरनी ये थी वाइजनर जो इस पूरे ऑपरेशन के चीफ थे, उन्होंने भी गिल्टी में आके सुसाइड कर ली थी। 1973 में अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर एक भूचाल आया, वाटरगेट स्कैंडल। इसके बाद निक्सन गवर्नमेंट की जो करप्शन थी वो एक्सपोज हुई। गवर्नमेंट गिरने के साथ ही साथ लोगों ने रियलाइज किया कि गवर्नमेंट में टॉप लेवल पे कितनी ज्यादा करप्शन थी और पब्लिक में डिमांड चलेगी कि इस पूरी चीज को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। यहाँ पे एंट्री होती है फ्रैंक चर्च की। बेहद ऑनेस्ट पर ट्रांसपेरेंट सेनेट थे। उन्होंने लीड किया एक कमेटी को इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो जो रिजल्ट्स आए थे वो हैरान करने वाले थे। 50 से ज्यादा जर्नलिस्ट ऑफिशियली CIA के पेरोल पे काम कर रहे थे, जिनकी पेमेंट की एंट्रीज तक बैंक अकाउंट के साथ मैच करी जा सकती थी। बहुत सारे फॉरेन मीडिया कॉरेस्पोंडेंट्स को पेमेंट जा रही थी, CIA और वो पे कर रहा था। फ्रैंक चर्च ने टीवी पर आते बोला कि हमने एक ऐसा हथियार, एक ऐसा जगरनॉट तैयार कर दिया है जो कभी भी अमेरिकन पब्लिक के अगेंस्ट हो सकता है और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस मीडिया को, इस पावर को हम अमेरिकन पब्लिक के अगेंस्ट इस्तेमाल करें, तो इसका कदम होना बेहद जरूरी है। 1977 में रोलिंग स्टोन मैगजीन ने पूरी डिटेल एक्सपोज करी। उन 400 जर्नलिस्ट के नाम व छापे। इसने पूरी अमेरिकन पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया था। इसके जवाब में जॉर्ज H.W. बुश ने फुल टाइम इन्वेस्टिगेशन ऑन करी। उन्होंने पब्लिक को प्रॉमिस किया कि आज के बाद कभी भी CIA अपने फंड के ऊपर किसी भी जर्नलिस्ट को हायर नहीं करेगा। चर्च कमेटी की रिपोर्ट के बाद ऑफिशियली ऑपरेशन मॉकिंगबर्ड को खत्म कर दिया गया, लेकिन 80 और 90 के दशक के आते आते तक 90% मीडिया के ऊपर कुछ कॉर्पोरेट घरानों का कब्जा हो चुका था। इसका मतलब ये ऑपरेशन एक दूसरे रूप पे पूरी दुनिया के सामने था। 2000 के अंदर जब इराक के ऊपर हमला करा गया ये बोलकर कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उस टाइम भी यही ऑपरेशन काम कर रहा था नैरेटिव सेट करने के लिए। और 2010 के बाद सोशल मीडिया की एंट्री के बाद गवर्नमेंट के लिए ये काम और भी आसान हो गया। आज गवर्नमेंट की हर एजेंसी सोशल मीडिया पे मौजूद है। हर एजेंसी अपने काम को बड़ा चढ़ा के मीडिया पे पोस्ट करती है। CIA कभी जिसको जर्नलिस्ट हायर करने की मना करा गया था, आज फुल टाइम सोशल मीडिया पे मौजूद है। तो ऑपरेशन मॉकिंगबर्ड और ये कहानी हमें ये बताती है कि फ्री प्रेस कोई गारंटी नहीं होती। लोगों को अपने पेशेंस और टेम्परामेंट से काम करना होता है। गवर्नमेंट से, सरकारों से सवाल पूछना होता है। गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना पड़ता है। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। टेक केयर, बाय बाय।